Hope dear students that you are fine. So welcome in second part of this D and F block elements. इससे पहले हमने इंट्रोडक्शन दिया था इस यूनिट का और उसमें हमने देखा था what are transition elements, what is their position in the long form of the periodic table और finally the electronic configuration of transition elements. तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा that will be the general characteristics or properties of these transition elements. तो ट्रांजिशन एलिमेंट मैंने ऑलरेडी आपको बताया था दैट एनी एलिमेंट विच हैज़ इनकम्प्लीटली फिल्ड d ऑर्बिटल्स इन इट इज ग्राउंड स्टेट और एनी ऑफ इट इज कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट. सो लेट्स सी फर्स्ट द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स. तो पहली प्रॉपर्टी जो यहाँ पे आप याद रखेंगे दैट इज ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर मेटल्स. ये सभी कैसे हैं? सभी मेटल्स हैं. And except mercury which exists in liquid state, all other are solids. बाकी सभी solids हैं mercury के बगैर. So number first general property आप याद रखेंगे that all d block elements are metals and except mercury which exists in the liquid state, all other are solids. Now tell me, जब ये सभी metals है तो इनके पास क्या होगा? All have high melting point, similarly high boiling point, similarly they have high tensile strength, similarly they show malleability, they show ductility, they are ductile. Similarly, they show property known as sonorous. They are sonorous. They produce the ringing sound. You already know this. They are lustrous. तो ये जो typical metallic properties है तो वो इनके पास होती है क्योंकि इनके पास strong metallic bond होता है. तो वो आगे डिटेल में आप देखेंगे why they have very strong metallic bond. So because of this they have high melting point, high boiling point और ये बहुत ही ज़्यादा इनके पास tensile strength होती है. That means they cannot be easily broken. और they show malleability है ना, they can be converted into thin sheets, thin wires, ductility, they are sonorous, they produce the ringing sound, they are lustrous, shiny. Next general property आप यहाँ पे याद रखेंगे that transition elements जो है they show variable oxidation state. They show variable oxidation state. एक से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट ये दिखाते हैं वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट. जिससे आप यहाँ पे देख सकते हैं दैट आयरन है ना, आयरन शोज +2 ऑक्सीडेशन स्टेट इनके कंपाउंड्स में. आयरन के कंपाउंड्स में इट एग्जिस्ट्स इन Fe ट्रैवलेंट पॉजिटिव. सम ऑफ इट्स कंपाउंड्स इट एग्जिस्ट्स इन Fe ट्रैवलेंट पॉजिटिव. सो दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट. या सिमिलरली हमारे पास है जैसे मैग्नीज है, इट कैन शो ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ +2, +3, +4 है ना, डिफरेंट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट. ये आगे डिटेल में हम पढ़ेंगे. सो नेक्स्ट जनरल प्रॉपर्टी आप यहाँ पे याद रखेंगे दैट ये जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स है मोस्ट ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट्स दे फॉर्म एलॉयज. एलॉय फॉर्मेशन में ये टेक पार्ट करते हैं. सो एलॉय क्या होता है ये आगे डिटेल में हमें पढ़ना है और ये क्यों एलॉयज बनाते हैं. अभी आप याद रख सकते हैं दैट एलॉय जो होता है इट इज़ ए होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 or more than 2 metals. सो एलॉय इज ए होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 or more than 2 metals. जब 2 या 2 से ज़्यादा मेटल्स का हम होमोजेनियस मिक्सचर बनाएंगे तो दैट्स योर एलॉय. जैसे ब्रास है, ब्रॉन्ज है, स्टेनलेस स्टील है, जर्मन सिल्वर है, बहुत सारे एलॉयज है आगे हम देखेंगे डिटेल में. तो ये इनके पास प्रॉपर्टी है, जनरल प्रॉपर्टी जो आप याद रखेंगे. सिमिलरली आप याद रखेंगे दैट जो ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स है देयर आयन्स एंड कंपाउंड्स या कम्प्लेक्सेस आर यूजुअली कलर्ड. इनके कंपाउंड्स कैसे होते हैं? कलर्ड होते हैं. तो इसका रीज़न भी हम आगे देखेंगे कि वाई देयर कंपाउंड्स आर कलर्ड. सो मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स दे आर कलर्ड इन नेचर. जैसे आप देख सकते हैं दैट वी आर हैविंग
हमारे पास है आयरन सल्फेट FeSO4 इंटू 7 टाइम्स वाटर, है ना, इट इज़ ग्रीन इन कलर। जैसे हमारे पास है कॉपर सल्फेट 5 टाइम्स वाटर, इट इज़ ब्लू इन कलर, इसको हम ब्लू विट्रॉल कहते हैं, ग्रीन विट्रॉल कहते हैं, है ना। नेक्स्ट यहाँ पे जनरल प्रॉपर्टी में आप याद रखेंगे दैट दे फॉर्म इंटरस्टेशियल कंपाउंड्स, इंटरस्टेशियल कंपाउंड्स। तो इंटरस्टेशियल कंपाउंड्स कौन से कंपाउंड्स होते हैं? ये ऐसे कंपाउंड्स होते हैं मेटल क्रिस्टल के जहाँ पे स्मॉल एटम्स लाइक हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, बेरिलियम, बोरॉन, दे गेट ट्रैप्ड, ये ट्रैप हो जाते हैं इनटू द लेटिस ऑफ मेटल। मेटल का जो क्रिस्टल है उसके अंदर जो लेटिस के अंदर एम्प्टी स्पेस वाइड्स होते हैं, उनके अंदर जब ये छोटे छोटे एटम्स क्या हो जाते हैं, ट्रैप हो जाते हैं, तब जो कंपाउंड्स हमें मिलते हैं उनको हम इंटरस्टेशियल कंपाउंड्स कहते हैं। ये आगे में डिटेल में हमें पढ़ना है। और ये जो कंपाउंड्स होते हैं दे आर वेरी हार्ड, हैविंग हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। जैसे डायमंड हार्ड, बहुत ही ज़्यादा हार्ड है, वैसे ये भी बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता है। सो नेक्स्ट आप याद रखेंगे कि दैट ये जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स है, their compounds are usually paramagnetic, their compounds are usually paramagnetic, इनके compounds कैसे होते हैं? paramagnetic or those which are weakly attracted in the external magnetic field. So what are paramagnetic substances? Which are weakly attracted in external magnetic field, in external magnetic field। जैसे हम देखते हैं आयरन, कोबाल्ट, निकल, ये सभी पैरामैग्नेटिक है बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये भी हम आगे डिटेल में देखेंगे दैट व्हाई दे एक्ट एज पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी आप याद रखेंगे दैट ऑल दीज आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। ये सभी कैसे होते हैं? इलेक्ट्रोपॉजिटिव, क्योंकि ये मेटल्स है, तो मेटल हम कहते ही उसको है जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा, दैट मीन्स दे हैव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रोपॉजिटिव मीन्स टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। सो ऑल दीज आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। और इनका जो एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक साइज है दैट लाइज इन बिटवीन द S एंड P ब्लॉक एलिमेंट्स, दैट मीन्स S ब्लॉक एलिमेंट्स का साइज बड़ा होता है, D ब्लॉक का इनसे स्मॉल, और फिर P ब्लॉक एलिमेंट्स का साइज और ज़्यादा स्मॉल होगा। सो दैट मीन्स देयर एटॉमिक साइज इज इन बिटवीन S एंड P ब्लॉक एलिमेंट्स, S एंड P ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है ना। तो ये भी आप जनरल कैरेक्टरिस्टिक या जनरल प्रॉपर्टी में याद रखेंगे। सो दीज वर द वेरियस जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टीज ऑफ D ब्लॉक एलिमेंट्स। Transition elements, they act as catalysts. Yeah, their compounds are used as catalysts. Catalysts you already know, those substances which increase the rate of reaction usually. So जिनको हम positive catalysts कहते हैं। These transition elements, they also have tendency to form complexes, या जिनको हम coordination compounds भी कहते हैं। तो एक कंप्लीट यूनिट है आपके पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, वहाँ पे भी हम देखेंगे। तो अभी आगे आ जाएगा कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है, कम्प्लेक्स क्या होते हैं और ये कैसे बनाते हैं। नाउ लेट्स हैव अ लुक ऑन द जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स इन डिटेल। तो पहले हम देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो उसमें हम देखेंगे दैट मेटालिक कैरेक्टर। देखो ये जो 3D सीरीज़ है, आपको 3D सीरीज़ जो है ये डिटेल में पढ़नी है, बाकी भी हम साथ में कंपेयर करेंगे। सो These elements, scandium, titanium, vanadium, chromium, manganese, iron, cobalt, nickel, copper and zinc, all these are metals and exist in the solid state. So nearly all transition elements, they show typical metallic properties like high melting point, high boiling point, high tensile strength, similarly high thermal and electrical conductivity, similarly high enthalpy of vaporization, ये आगे आ जाएगा, enthalpy of atomization वो भी हम देखेंगे। So metals, they show malleability, ductility, they are sonorous, they are lustrous, right? These are the properties of metals.
नाउ ये जो प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स है ये वेरी करेंगे, राइट? जैसे अभी आप देखेंगे मर्करी, इट एग्जिस्ट्स इन द लिक्विड स्टेट, बट रेस्ट ऑफ द डी ब्लॉक एलिमेंट्स दे आर इन द सॉलिड स्टेट। तो ये एक्चुअली डिपेंड करेगा मेटालिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ पे, और ये डिपेंड करेगा लेटेस्ट स्ट्रक्चर पे। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं 3D सीरीज में द लेटेस्ट स्ट्रक्चर्स ऑफ दीज एलिमेंट्स इज गिवन। स्कैंडियम, इट हैज़ HCP latest structure, that means hexagonal close packing. Similarly, it also shows in its compounds BCC, that is body centered cubic. Similarly, कहीं पे आप देखेंगे जैसे कोबाल्ट में CCP, that is cubic close packing. ये ऑलरेडी आपने पढ़ा है in the first unit, that is the solid state. और यहाँ पे ये जो X है, it represents a typical metallic structure. So actually zinc, cadmium and mercury, you can see they along with the manganese they show exceptions. यहाँ पे X आप देख रहे हो, इन ही एलिमेंट्स के नीचे X लिखा हुआ है। X means a typical metallic structure. तो बाकी में आप देख सकते हैं more than one typical metallic structure is present like HCP, CCP, BCC, right? So I hope that you know these terms: hexagonal close packing, cubic close packing, and the body centered cubic. These are the 3D structures, है ना? When we arrange the constant particles of a solid in the 3D space. Now यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मेटालिक प्रॉपर्टीज है, दैट मीन्स यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट की अगर हम बात करेंगे तो मेल्टिंग पॉइंट फर्स्ट इट इंक्रीजेस अप टू द मिडल क्रोमियम, फिर यहाँ पे मैग्नीज इट शोज एक्सेप्शन, डिक्रीजेस मेल्टिंग पॉइंट, और फिर से इंक्रीज आयरन एंड देन इट डिक्रीजेस अप टू द कॉपर एंड देन फाइनली जिंक। जिंक का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही ज़्यादा कम है इस 3D सीरीज़ के अंदर। ना व्हाट इज़ द रीज़न? ये किस पे डिपेंड करता है मेल्टिंग पॉइंट? ये डिपेंड करेगा ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द मेटालिक बॉन्ड। और मेटालिक बॉन्ड कितना ज़्यादा स्ट्रांग होगा ये किस पे डिपेंड करता है? इट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे आप याद रखेंगे दैट एक्चुअली इन दीज ट्रांजिशन एलिमेंट्स वी आर हैविंग इलेक्ट्रॉन्स इन n-1 d orbitals, and similarly electrons are also present in the ns orbital. तो ये दोनों electrons which are present in ns as well as in the n-1 d orbital, they both take part in metallic bonding. तो समझ में ये आया कि metallic bonding जो है ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पे एक्चुअली। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आप देख सकते हैं इन्हीं n-1 d ऑर्बिटल्स के अंदर होते हैं। तो जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होंगे वहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और इंट्रैक्शन बिटवीन द एटम्स ज़्यादा होगा, तो मेटालिक बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रांग होगा। सो सिंपली आप याद रखेंगे दैट द स्ट्रेंथ ऑफ मेटालिक बॉन्ड it depends upon the number of unpaired electrons present in d orbitals. तो मुझे बताओ स्कैंडियम है ना, स्कैंडियम के अंदर D1 एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, टाइटेनियम में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है, वैनेडियम में 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, क्रोमियम में तो 5 है because it shows exceptional electronic configuration. I hope that you remember it is 3d5 4s1. तो that is why melting point क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है because number of unpaired electrons are increasing. सो यहाँ पे आप देख सकते हैं दैट मेल्टिंग पॉइंट हियर इज द एटॉमिक नंबर। तो जब हम ग्राफ देखते हैं सो व्हाट वी ऑब्जर्व हाँ यहाँ पे क्या हमें देखने को मिल रहा है दैट फ्रॉम टाइटेनियम अप टू क्रोमियम मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीजेस। नाउ यहाँ पे मैग्नीज, similarly in the second transition series and the third transition series you can see that manganese, technetium और similarly थोड़ा सा rhenium ये एक्सेप्शन दिखा रहे हैं ना, डिप यहाँ पे इट गोज कर्व गोज डाउनवर्ड्स है ना। तो दैट मीन्स इनका मेल्टिंग पॉइंट कम क्यों है? मैग्नीज, टेक्नीशियम एंड रेनियम, इनका particularly manganese and technetium they show exception. Why? Because they have stable electronic configuration है ना। यहाँ पे क्या है मैग्नीज के अंदर? It is 3d5 4s2, 3d5 4s2, 3d5 that means D is half filled, 4s2 fully filled. तो दैट मीन्स यहाँ पे स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होने की वजह से देयर विल बी लेस अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन द एटम्स, सो विच रिजल्ट्स इन द वीकनिंग ऑफ मेटेलिक बॉन्ड। तो मेटेलिक बॉन्ड इनमें वीक होता है, तो डेफिनेटली जब मेटेलिक बॉन्ड ही वीक है तो मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा? कम। सो दैट्स वाई मैग्नीज एंड टेक्नीशियम दे शो एक्सेप्शन बिकॉज दे हैव स्टेबल electronic configuration
और यहाँ पे इसकी वजह से एटम्स के दरमियान जो फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन है कम होगा और उसकी वजह से मेटालिक बॉन्ड जो है दैट विल बी वीक। नाउ यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप देखो मैग्नीज के बाद आयरन, आयरन का मेल्टिंग पॉइंट फिर से ज़्यादा है मैग्नीज से, और उसके बाद ये फिर से क्या हो रहा है, डिक्रीज, बिकॉज नाउ व्हाट हैपन्स, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस, दैट मीन्स यहाँ से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अब कम होने लगेंगे, राइट। आयरन में जैसे आप देखते हैं इट इज़ 3d6, कोबाल्ट 3d7, देन निकल 3d8, कॉपर 3d10, जिंक 3d10, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। और कॉपर और जिंक में तो इट इज़ 3d10, ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, तो दैट्स वाई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं इनमें, तो इनमें मेटालिक बॉन्ड वीक होगा। सो मेटालिक बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है इट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, फिर से बता रहा हूँ। सो दैट्स वाई कॉपर एंड जिंक, सो जिंक जो है इन दिस 3D सीरीज इट हैज़ वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट इन दिस सीरीज। तो वैसे बाकी सीरीज में भी आप देख सकते हैं, कैडमियम है, मरकरी है, इनका मेल्टिंग पॉइंट सीरीज के अंदर कम है। और मुझे आप बताओ, नाउ दिस इज द 3D सीरीज, इसके बाद क्या है 4D एंड 5D सीरीज, उनका मेल्टिंग पॉइंट इनसे ज़्यादा होगा, क्योंकि वहाँ पे मेटालिक बॉन्ड और स्ट्रांग होता जा रहा है। और सबसे ज़्यादा जो मेल्टिंग पॉइंट है कौन दिखाएगा, which it is the tungsten. So tungsten has very high melting point, that's why it is used as a filament of bulb, right? तो ये था melting point कैसे vary होता है in this 3D series, और बाकी series में भी हमने इसको compare किया, और इसका रीज़न मैंने बताया कौन कितना ज़्यादा strong metal होगा, it depends upon the strength of metallic bond, और strength of metallic bond it depends upon the number of unpaired electrons. So hope that it is clear. Now let's see the variation of enthalpy of atomization, delta H versus atomic number। यहाँ पे प्लॉट बनाया हुआ है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे that delta H है ना 0, 100, यहाँ से वैल्यूज इंक्रीज हो रहे हैं। तो मुझे बताओ for this 3D series what we observe that the enthalpy of atomization it increases up to middle, फिर decrease, फिर से increase, और finally it decreases up to the zinc। तो पहले मुझे यहाँ पे आप बता सकते हैं what is the enthalpy of atomization। So it is simply the enthalpy change required to break 1 mole of metallic lattice into its atoms। मतलब हमें कितनी हीट एनर्जी लगेगी 1 मोल मेटालिक क्रिस्टल को ब्रेक करने के लिए into its gaseous atom। जैसे हमारे पास लेट्स से वी आर हैविंग आयरन सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट होता है, ये सभी मेटल्स एक्सेप्ट मरकरी दे आर इन द सॉलिड स्टेट। अब मुझे बताओ इसके लिए कितनी हीट एनर्जी आपको लगेगी इस ब्रेक करने के लिए इसके क्रिस्टल को, इसके लेटिस को, ताकि हमें क्या मिलेंगे, आयरन के फ्री एटम्स इन द गैसियस स्टेट। सो दैट अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, तो एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन फिर आप यहाँ पे ये भी बता सकते हैं। देखो मुझे बताओ क्या किया हमने, आयरन की क्रिस्टल को, इसके लेटिस को ब्रेक करना है, और ये किस स्टेट में है, सॉलिड में, इनटू इट्स गैसियस एटम्स। तो इस वक्त इसको हम क्या बता सकते हैं, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन भी, बिकॉज सॉलिड से हम किस में इसको डायरेक्टली कन्वर्ट कर रहे हैं, वेपर्स में, गैसियस स्टेट में। सो दिस एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन इसको हम बता सकते हैं एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन भी, बिकॉज सब्लिमेशन मीन्स when solid gets converted into vapors or the gaseous state। तो ये enthalpy of atomization कहलाता है। So hope that you have understood enthalpy of atomization का मतलब होता है it is the enthalpy change, that means कितनी heat energy आपको लग रही है किसके लिए, to break 1 mole of metallic lattice, right, into its gaseous atoms। Now see here क्या हो रहा है, enthalpy of atomization जो है it increases from scandium up to vanadium, है ना। फिर यहाँ पे क्या हो रहा है, it decreases, ये डिक्रीज हो रहा है, क्रोमियम का कम है वैनेडियम से, और इससे कम मैग्नीज का, और उसके बाद फिर से इंक्रीज आयरन का ज़्यादा है, कोबाल्ट का उससे ज़्यादा, निकल का, और निकल के बाद ये डिक्रीज हो रहा है। तो ये वैल्यूज़ भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, यहाँ पे वैल्यू दिए गए हैं, यू कैन ऑब्जर्व।
तो यहाँ पे अब मुझे बताओ, यहाँ पे भी सेम ट्रेंड, पहले एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन इट इंक्रीजेस अप टू द मिडल, है ना, फिर डिक्रीज, फिर से इंक्रीज एंड देन इट अगेन डिक्रीज। तो ये भी किस पे डिपेंड करता है? इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ मेटालिक बॉन्ड। जितना मेटालिक बॉन्ड स्ट्रांग होगा दैट मीन्स वहाँ पे आपको एनर्जी ज़्यादा लगेगी टू ब्रेक 1 मोल ऑफ मेटालिक क्रिस्टल, मेटालिक लेट्स इनटू इट्स गैसियस एटम्स। तो ये एक्सपेरिमेंटली देखा गया। तो सिमिलरली आप कंपेयर कर सकते हैं फॉर 4D सीरीज एंड 5D सीरीज। तो 4D और 5D सीरीज का एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन इट इज़ ग्रेटर देन दैट ऑफ 3D सीरीज, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और सिमिलरली ये जो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन है दिस वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन वी कैलकुलेट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। वो आगे आ जाएगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, वो हमें पढ़ना है डिटेल में। और सिंपली अब आप यहाँ पे याद रखेंगे, जितना एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ज़्यादा होगा, जितना एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ज़्यादा होगा दैट मीन्स वो मेटल्स उतने ही ज़्यादा इनर्ट होंगे टुवर्ड्स द रिएक्शन। सो मोर द एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, more the enthalpy of atomization, more noble will be the metal। उतना मेटल नोबल होगा दैट मीन्स वो कम रिएक्टिव होगा उतना जितना उसके पास एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे आप कंपेयर कर सकते हैं ना, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। तो ये जिंक के लिए एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन बहुत ही कम है क्योंकि इसमें मेटालिक बॉन्ड जो है वीक है, क्योंकि इसके अंदर अनप्योर इलेक्ट्रॉन्स बहुत ही कम है। सो दिस इज द एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। नाउ नेक्स्ट जो हम यहाँ पे देखेंगे दैट इज द डेंसिटी। तो क्या मुझे आप बता सकते हैं 3D सीरीज में व्हेन वी मूव फ्रॉम स्कैंडियम अप टू जिंक व्हाट विल हैपन टू द डेंसिटी? डेंसिटी को क्या होगा? डेंसिटी विल इट इंक्रीज और डिक्रीज? Definitely it will increase. Now let's see why. Because when we move from left to right in a period, क्या होता है? Ionic size, atomic size it decreases because of increase in nuclear charge, because of increase in nuclear charge। ये ट्रेंड आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में कि जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं किसी भी पीरियड के अंदर what happens? Atomic, ionic size, atomic radius, ionic radius it decreases। और मास क्या हो रहा है? मास इंक्रीज हो रहा है बिकॉज एटॉमिक नंबर 21 है ना इसका मास, और जिंक का मास ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू दीज। सो व्हेन मास इंक्रीजेज डेंसिटी भी क्या होगी? सो डेंसिटी यू ऑलरेडी नो इट इज़ मास पर यूनिट वॉल्यूम। सो मास ज़्यादा होगा तो डेंसिटी भी ज़्यादा। और मुझे बताओ आयोनिक रेडियस कम हो रहा है, तो रेडियस जब कम होगा तो दैट मीन्स पैकिंग ज़्यादा, वॉल्यूम डिक्रीज होगा। सो व्हेन वॉल्यूम डिक्रीजेज what happens to the density? Density will increase। तो तभी आप देख सकते हैं यहाँ पे values of density for this 3D series। So we see that from scandium up to the zinc density increases because of increase in the mass, atomic mass, and because of decrease in volume due to the decrease in the ionic radius, due to the decrease in the size and atomic size। तो ये था डेंसिटी कैसे वैरी होता है। तो क्या मुझे आप बता सकते हैं इन द होल डी ब्लॉक सबसे ज़्यादा डेंसिटी किसकी होती है? सो इट इज़ इरिडियम। इरिडियम एंड ऑस्मियम नियरली इनका सेम होता है। जैसे ऑस्मियम इट इज़ 22.60 एंड फॉर दैट इरिडियम इट इज़ 22.65। तो दैट मीन्स थोड़ा सा डिफरेंस है बट यू विल नो डाउन दैट इरिडियम जो है इट हैज़ हाइस्ट डेंसिटी इन द डी ब्लॉक एलिमेंट्स, इन दिस डी ब्लॉक और डी ब्लॉक एलिमेंट्स और ट्रांजिशन एलिमेंट्स। और सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका होता है? टंगस्टन का होता है इन दिस होल डी ब्लॉक। सो आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। मेटालिक प्रॉपर्टी है ना, मेटालिक प्रॉपर्टी कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मेटल होगा? जिसके अंदर मेटालिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा। सिमिलरली आपने उसके बाद समझा मेल्टिंग पॉइंट या सिमिलरली बॉइलिंग पॉइंट। तो जिसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। सो बाकी जो ट्रेंड्स इन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है लाइक एटॉमिक एंड आयोनिक साइज, सिमिलरली आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है ना, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, वो डिटेल में हम आगे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।